जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नामकरण क्या कर दिया गया है? अभी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। ठीक है, क्या नाम कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। अब हेली नेशनल पार्क के बाद में इसे कहने लगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद में अब वर्तमान में क्या कह रहे हैं? रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके मध्य से कौन सी नदी गुजर रही है? इसके मध्य से रामगंगा नदी गुजर रही है। ठीक है, तो रामगंगा नदी कन्नौज के निकट आकर आपकी किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। रामगंगा, गंडक, ठीक है, घग्गर, फिर उसके बाद में कोसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, कौन सी? कोसी। कोसी नदी जो है ये भारत की सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है, ना मार्ग बदलने वाली नदी है। मतलब कोसी नदी, ये सारी बहुत सारी नदियां आपके नेपाल से आती हैं, याद रखना। तो कोसी नदी को के बारे में देखते हैं। कोसी नदी जो है ये 7 धाराओं से निकलती है बेटा। कौन सी धारा से? 7 धाराओं से कोसी नदी का निर्माण होता है। कितनी धाराओं से? और उन 7 धाराओं में अरुण नाम की जो धारा है, ये अरुण धारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अरुण धारा कहां से आ रही है? तो ये आपके हिमालय से आ रही है, नेपाल से आ रही है, और 7 धाराओं से मिलकर क्या बनी है? तो आपकी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसका शोक कहते हैं? बिहार का। बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य में क्या है कि इंपॉर्टेंट है कि कोसी नदी का जो है, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। इसकी कितनी धाराएं हैं? तो 7 धाराएं। कितनी बेटा? मेन कौन सी? अरुण। याद रखेंगे। उसके बाद गंडक, घग्गर, कोसी, रामगंगा, फिर इंपॉर्टेंट है महानंदा। महानंदा क्यों बेटा? क्योंकि गंगा नदी में बाएं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी। इसके बाद गंगा नदी में भारत की कोई नदी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद कोई नदी नहीं मिलती। ठीक, बन जाएगा ना? इतना तो बनेगा आप लोगों को। ठीक है, आगे गंगा नदी के अब कौन सी नीचे क्या है? दाया है, तो दाएं ओर से। तो सबसे पहले देखिए क्या नाम उसका? यमुना। उसके बाद में आप जानते हैं कि सतना के तमसा कुंड से, तमसा कुंड से कहां के बेटा? सतना। ठीक है, सतना कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी को हम तमसा नदी भी कहते हैं, और उसका नाम अभी वर्तमान में क्या है? टोंस नदी। क्या नदी बेटा? टोंस नदी। तो टोंस नदी का उद्गम भी आपके कहां से होता है? तो टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, और ये गंगा में जाकर मिल जाए। मध्य प्रदेश के अमरकंटक, इस अमरकंटक के पहाड़ से, पर्वत से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जो पश्चिम की दिशा में नर्मदा के रूप में, जो पूर्व से पश्चिम के लिए, जो उत्तर पूर्व की दिशा में बहते हुए सोन के नाम से बहती हैं। और ये जो सोन नदी है ये किसमें जाकर मिलती है? तो पटना, जो बिहार की राजधानी है, इस पटना में जाकर मिल रही है। समझ में आया? पटना। ठीक, पटना को पाटलिपुत्र कहते थे। क्या कहते थे? पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो हर्यक वंश का शासक था, उदयन। कौन था? उदयन। पटना पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश का शासक उदयन के द्वारा की। ठीक है, याद रखना, प्रश्न यही से पूछे जाते हैं। और उदयन जैसे कि एक बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन है। और इस हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो यहां पर याद रखना कि उदयन नाम के शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, बन जाएगा ना? तो इसी पटना, और ये पटना किन दो नदियों के संगम पर है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर आपका क्या है? पटना। ठीक है, आगे
ये 3 नदियां मुख्य रूप से इसके दाएं तरफ से मिल रही हैं, बाकी सब बाएं तरफ से मिल रही हैं। गंगा नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्र है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाता है। गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते, याद हो जाएगा। तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते भैया? पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से? जमुना के नाम से। ठीक है, तो जमुना और पद्मा। आगे किस नाम से बहेगी गंगा? तो गंगा आगे पद्मा के नाम से ही बहती है, और इस पद्मा में मेघना नाम की कोई नदी आकर मिलती है, और इसलिए ये मेघना बनती है। और मैं जो ये बता रहा हूं इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या है? सुंदरवन डेल्टा। इसका नाम सुंदर क्यों पड़ा बेटा? सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका नामकरण क्या कर दिया? सुंदरवन डेल्टा। ओके, क्लियर है? तो सुंदरवन डेल्टा यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जो किन नदियों पर बन रहा है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ध्यान रखेंगे, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनता है। किनके द्वारा बन रहा है? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बन रहा है। ठीक है, कठिन नहीं है ना कि लग रही है कठिन? ठीक, जो ये सिक्किम राज्य है, ये सिक्किम राज्य जो है ना बेटा, चीन से लगा है, भूटान से लगा है और नेपाल से लगा है। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य है जिसको हम कहते हैं पश्चिम बंगाल, इस पश्चिम बंगाल से भी लगा है। ठीक है, तो इस सिक्किम राज्य से हाँ, सिक्किम राज्य से तीस्ता नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? तीस्ता नदी का उद्गम होता है, और ये किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, तो ये हुआ गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी एवं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इनकी लंबाई में लिखवाते समय आपको बता दूंगा कहां से इनका उद्गम और कहां। अब हमारे पास में प्रश्न आता है कि क्या गंगा की मुख्य धारा ही गंगा है? नहीं, गंगा जो है ये 2 नदियों की संयुक्त धारा के रूप में आती है। ठीक है, जब ये हरिद्वार के पास में आती है तब ये मैदान में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो गंगा को फिर हम और विस्तृत रूप से देखते हैं। ठीक है, तो जो ये गंगा नदी है, इस गंगा नदी को हम अलग से देखते हैं। क्या? तो गंगा नदी अगर हम देखें तो गंगा नदी 2 ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी 2 ग्लेशियर से। इस वाले ग्लेशियर का नाम संतोपद ग्लेशियर है और एक का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। हम कहते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है भैया, तो गंगोत्री ग्लेशियर देखते हैं। तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर, और इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है जिसको हम कहते हैं भागीरथी। भागीरथी से याद आया, पुराणों में हमें पता है कि भागीरथ नाम के जो इक्ष्वाकु मतलब क्षत्रिय थे, भागीरथ नाम के शासक राजा या फिर हम कहें संत, इन्होंने क्या किया कि कठोर तपस्या के बाद स्वर्ग लोक से गंगा नदी को क्या किया था? हाँ, पृथ्वी पर बुलाया था, भारतवर्ष पर बुलाया था, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के जनों को तारना था। ठीक है, तो इसीलिए गंगा नदी को भागीरथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भागीरथ। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। लेकिन इस जो ग्लेशियर है इसका नाम है संतोपद ग्लेशियर। क्या नाम है बेटा? संतोपद ग्लेशियर। गंगा नदी एक गंगोत्री ग्लेशियर से और संतोपद ग्लेशियर से निकलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस संतोपद ग्लेशियर की बात करें तो ये संतोपद ग्लेशियर से 2 नदियों का उद्गम होता है। उन दोनों नदियों के नाम लिखते हैं। एक नाम है विष्णु गंगा, इसका नाम है विष्णु,
और इसका नाम है धौली। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस नदी का नाम क्या है, विष्णु गंगा। इस नदी का नाम क्या है, धौली गंगा। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो ये दोनों नदी जहां मिलती है बेटा उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं भैया, विष्णु प्रयाग। देखिए 5 प्रयाग है, एक है विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और महाप्रयाग। ठीक है, इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद में क्या है, महाप्रयाग। चल तो अभी हमारे पास में क्या आया, विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आपस में मिली तो ये दोनों कहां पर मिली है बेटा, दोनों आपके विष्णु प्रयाग में। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो किस नाम से बहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस नाम आपको मैं बता रहा हूं, उसका नाम है अलकनंदा। क्या है, अलकनंदा बन जाएगी। अलकनंदा नदी जो है वो कैसे बनी, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा नदी बनी। ठीक है, अब अलकनंदा नदी तो आगे बढ़ रही है, अलकनंदा नदी में एक अन्य नदी आकर मिल गई। ठीक है, इस नदी का नाम रखा हमने पिंडर नदी। किस प्रयाग में मिली, ठीक है, तो ऊपर आएगा कर्ण, नीचे आएगा रुद्र। तो ये कौन सी प्रयाग में मिल गई बेटा, कर्ण प्रयाग। इस प्रयाग को हमने कह दिया कर्ण प्रयाग। नए बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, डाउट वो तो पूछ लेना। ठीक, तो क्या है अलकनंदा। फिर यहाँ पर अलकनंदा में कौन सी नदी, पिंडर। पिंडर कहाँ मिल रही, पर ये क्या बड़ी नदी कौन सी है, अलकनंदा। तो किस नाम से बहेगी, अलकनंदा के नाम से। आगे जाकर एक जगह और मिल जाती, एक नदी और मिल जाती जिसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, तो याद रखना कि आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि मंदाकिनी के तट पर भाई संतन की है ना, वो आपको ये चौपाई याद होगी, ये चित्रकूट वाला है ना। चित्रकूट में भी मंदाकिनी नदी है और यहाँ भी मंदाकिनी नदी है। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी ये वाली दूसरी है, चित्रकूट वाली भी दूसरी है ना, तो आप लोग एक ही एक ना सोचे। ठीक है, इसका नाम है मंदाकिनी। और जो ये मंदाकिनी नदी है ये कहां पर मिल रही है बेटा, तो ये रुद्रप्रयाग में। कौन से प्रयाग में, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ओके। तो मंदाकिनी और अलकनंदा किस नाम से बह रही है, ये अलकनंदा के नाम से ही बह रही है मुख्य धारा। ठीक है, तो कितने प्रयाग हो गए, एक हो गया विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक है, अब आगे ये जो भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी में आकर मिल जाती है भीलांगना नदी। कौन सी नदी, भीलांगना। इसका नाम है भीलांगना। और भागीरथी प्लस भीलांगना नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर, या हम ये कहें कि इन दोनों नदियां जहां से मिलती हैं उसके थोड़े से पास में एक बांध बनाया जिसको हम कहते हैं टिहरी बांध। कौन सा बांध, टिहरी बांध। और प्रश्न आता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध का नाम क्या है, क्या है बांध का नाम, टिहरी। ठीक है, जो कितनी नदियों पर है, तो 2 नदियों पर। क्या नाम है उन नदियों के, उन नदियों के नाम है भागीरथी और भीलांगना। ठीक है, बन जाएगा। तो भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर, मतलब कि संगम वाले क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है, तो टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो कितने प्रयाग हो गए, 1 2 3। अब आगे गंगा नदी आगे बढ़ती है और गंगा नदी आगे बढ़कर इलाहाबाद के निकट जाकर, पहले तो इलाहाबाद से पहले हरिद्वार आता है, तो हरिद्वार से पहले ये क्या करती हैं, देव प्रयाग नाम की जगह आती है। कौन सी प्रयाग भैया, देव प्रयाग। तो यहां पर आपकी भागीरथी
और इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती है भैया तो जी का नाम से बहती है, जी बहती है गंगा नदी के नाम। ठीक है, यहां से बन गई कौन? गंगा मैया। ठीक है, तो भैया देखो कहां से आई, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ, पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही देख रहे हैं कि गंगा नदी को हम अगर और विस्तृत से देख रहे हैं तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसी के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? संतोपत ग्लेशियर। इनसे ये अलग अलग नदी आ रही है और आगे बढ़ रही है। अब मैंने आपको यहां पर बताया, क्या बताया भैया? कि यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है और यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। ये बंद कर देना है, ठीक है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है और देवप्रयाग में ये मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। जब ये आगे बढ़ती हैं तो ये आगे किस नाम से जानी जाती है बेटा? मतलब कि ये हरिद्वार के निकट, हरिद्वार, हरिद्वार हरि का द्वार, ठीक है। तो यहां से गंगा नदी मैदानी भाग में क्या कर रही है? प्रवेश। तो अभी तो ये वाली जो है उत्तराखंड में ही है। सब किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में ही है और ये उत्तराखंड से अब मैदान में आ रही है। हरिद्वार के बाद ये कहां जा रही है बेटा? मैदान में जा रही है। क्लियर है? बन जाएगा आप लोगों को। आगे आगे क्या कि ये मैदान में आती हैं और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट में ये किससे मिल जाती हैं? 3 नदियों से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ये कितनी नदियों से मिलती है? 3 नदियों से। मतलब आपस में इनमें 2 नदियां होती हैं जिसको हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 नदियां कौन सी? एक गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी प्राचीन काल में सरस्वती नदी का उल्लेख है ना। हमारी जो आर्यकालीन सभ्यता है अर्थात हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसके लिए प्रमुख नदी में थी। ठीक है, तो सिंधु के बाद में हम सरस्वती को जानते हैं। सरस्वती नदी इसी उत्तर भारत वाले क्षेत्र, हरियाणा वाले क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र में बही और वर्तमान में हम इसके साक्ष्य भी ढूंढे जा रहे हैं। और आगे तो गंगा आपकी, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम, त्रिवेणी संगम, ये कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है और इसको कहते हैं महाप्रयाग। प्रयाग में भी क्या है? महाप्रयाग। और इसे वर्तमान में इलाहाबाद में इसको महाप्रयाग, प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, प्रयागराज तीर्थ के नाम से जाना जा रहा है। कुंभ के मेले का आयोजन होता है। चलिए एक अच्छा प्रश्न आ गया कुंभ का। तो कुंभ कितने आयोजित होते हैं? 4 लगते हैं। प्रत्येक 4 वर्षों में एक स्थान पर, मतलब 4 वर्षों में होता है और एक ही स्थान पर डबल बार 12 वर्षों में होता है। तो कितनी नदियों के इस पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है? कितनी नदियों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है और कहाँ कुंभ है? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद, है ना। तो इलाहाबाद और हरिद्वार गंगा नदी पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। तो यहाँ पर ये यमुना और गंगा महाप्रयाग में मिल रही है और यहाँ से गंगा नदी की यात्रा मैदानी भाग में अलग हो जाती है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो ये जो भाग है वो इस गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा नदी के बनने तक, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। कोई प्रश्न तो पूछ लेना, ये प्रयाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। और ये वाला एक छोटा सा भाग यहाँ भी देख लो, इसको भी पूरा कर लो कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हो रहा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम सांगपो के नाम से होता है और ये आपको पता है कि मानसरोवर झील से हो रहा है और ये भारत में यांगियाब दर्रे से प्रवेश कर रही है और इस तरह से ये आती है। आपके असम में क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र कहते हैं, याद रखना। इससे पहले इसे क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और इसमें लोहित और दिबांग नदी मिलती है और विश्व का सबसे बड़ा
नदी द्वीप कहां पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे गंगा नदी से, सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी से एवं उनकी सहायक नदियों से, यानी कि हमने हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय तंत्र को देखा। ठीक है, एक बार शॉर्ट में, हिमालय नदी तंत्र जो है ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के वाले तंत्र को मिलाकर बनाया गया। ये तंत्र जो है इनकी नदियों में सदा क्या होता है भैया? साल भर निरंतर जल बहता रहता है। कारण क्या है? कि कारण इनका इंपॉर्टेंट ये ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, इन नदियों की लंबाई भी ज्यादा होती है, इन नदियों की लंबाई भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से समुद्र तक पहुंचने के लिए इन्हें दूरी तय करनी होती है, तो इनकी लंबाई अधिक होती है। इनमें जल अधिक होता है, इनकी गहराई अधिक होती है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं तो बड़े बड़े गाज का निर्माण करती हैं। ये इनमें जल अधिक होता है, गहरी अधिक होती है, तो नौकायान जो होते हैं, जैसे कि नाव चलाना है, बड़े बड़े पोत चलाना है, तो इनमें चलाने में आसानी होती है। किनकी बात कर रहा हूं मैं? हिमालय नदी तंत्र के नदियों की। ठीक है, और क्या है? तो ये नदियां साल भर सतत रूप से निरंतर बहती हैं और इस क्षेत्र में अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे कि नदियों के द्वारा कई मैदानों का निर्माण किया गया है, जैसे हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान देखा। ठीक है, सिंधु नदी वाला तंत्र देखा, जो सिंधु नदी तंत्र सबसे बड़ा भी है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले हिस्से में है जाने के कारण अभी सबसे बड़ा तंत्र जो है अपवाह बेसिन है भारत का, वो कौन सा है? तो वो गंगा नदी का अपवाह तंत्र जो है, बेसिन जो है, वो सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा अपवाह बेसिन जो है वो क्या है? आपका गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने गंगा नदी से संबंधित प्रमुख तथ्य आपको बता दिया, जहां जहां से इसका उद्गम हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये मैप बना लो, लिख लीजिए, इसके बारे में मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसा मैंने बनाया ऐसा बनाने का प्रयास करो, क्योंकि देखो प्रश्न यहीं से आ रहे हैं, रटने से कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मैप से याद करो, आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, यानी हम रट रहे हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, तो क्या कितने दिन याद रहेगा? लेकिन अगर आप मैप से याद किए हो तो आपको बहुत दिन तक के याद रहेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है कि 4-5 प्रयाग हैं, तो वो प्रयाग। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रश्न तो पूछो। ठीक, थैंक यू।